जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में। साथियों, आपको पता है कि हम देख रहे हैं भारतीय संविधान और उसका ये 10th पार्ट है। कौन सा नंबर दोस्तों? 10वीं पार्ट है। और देखिए, हम आपको पता है कि ये जो क्लासेस हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो या वीडियो का हो या जूनियर असिस्टेंट या यूपीएसआई, एसएससी जीडी या फिर दोस्तों टेट, सीटेट, सुपर टेट, किसी भी एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है। और आपको बता दूं, हमने दोस्तों संपूर्ण हिंदी पढ़ा दी है। तो अगर देखिए आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी, जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, वहां आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। और साथियों, ये प्लेलिस्ट देखिए, पहले देखिए संपूर्ण भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए आपके संविधान की बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। इसके अलावा साथियों देखिए, हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ा दी है। तो आप जा करके दोस्तों देखिए कौन सी प्लेलिस्ट पे, ये वाली, ठीक है, ये वाली जाइए आप। अगर यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो कि आपके वीडियो एग्जाम हो या जूनियर असिस्टेंट हो या फॉरेस्ट एसआई हो दोस्तों, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। उसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो ये वाली प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने दोस्तों इसमें हिंदी पढ़ाई है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी शामिल करते हुए हमने पढ़ाया है। ठीक है। उसके अलावा साथियों आप देखिए जाके, ये आपको मिल जाएगा दोस्तों, क्या है ये, उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लासेस। तो एक बार जा करके जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये सब चीजें मिलने वाली हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषता, यानी जो हमारा संविधान है दोस्तों, उसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, क्या उसकी अच्छाइयां हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला दोस्तों है, अगर हम पहली विशेषता की बात करते हैं, लिखित एवं विस्तृत संविधान। ठीक है, आपको पता है कि भारतीय संविधान क्या है, एक लिखित संविधान है और विस्तृत है दोस्तों। सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों अपना भारत का। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों, तो अपने भारत का है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, क्या है कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा, आपको पता है हमने बहुत अच्छे से बताया है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो संविधान सभा के द्वारा। अब दोस्तों संविधान सभा किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा होता है, वो मैंने बताया था आपको पहले से ही। ठीक है, चलिए, तो भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एक लिखित संविधान है। और आपको बता दें कि यह विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है दोस्तों। क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है। ठीक है, चलिए, और आपको बता दें जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था मेरे साथियों, तो उस समय यानी मूल संविधान की बात करते हैं, तो इसमें दोस्तों एक प्रस्तावना था। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 22 भाग थे साथियों और 8 अनुसूची। तो आप कहेंगे सर 12 थी, तो भैया ये अभी है वर्तमान में। मूल संविधान में आपके 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और आपको बता दें ये इतना बड़ा है ना कि इसको समझने में थोड़ी दोस्तों जटिलता होती है। देखिए भारतीय संविधान की जटिलता के कारण दोस्तों कुछ लोगों ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा। दोस्तों आपको पता है कि अगर आप छोटा सा भी कोई गलत काम कर जाते हैं और आप अगर कोर्ट की चक्कर में पड़ जाते हैं दोस्तों, कोर्ट कचहरी, दोस्तों वकील आपसे तगड़ा पैसा खींचते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान को उसकी जटिलता के कारण दोस्तों वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा दोस्तों देखते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, इसका प्रमुख दोस्तों मुख्य क्या है कि कठोर एवं लचीला संविधान। देखिए ये क्या है, अंशतः कठोर और अंशतः क्या है, लचीला है दोस्तों। यानी ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों कि भारतीय संविधान बहुत कठोर है, या फिर ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ही लचीला संविधान बनाया गया, क्योंकि ये दोस्तों कठोर और लचीला के मिडिल है। ठीक है, यानी इसमें कठोर चीजें भी मिलेंगी और लचीली भी चीजें मिलेंगी। कैसे दोस्तों, समझिएगा। देखिए भारतीय संविधान एक साथ कठोर व लचीला दोनों है। यह कठोर इसलिए है क्योंकि कुछ प्रावधानों में संशोधन करना दोस्तों अत्यंत कठिन होता है। आपको पता है कुछ चीजों में संशोधन करना दोस्तों बहुत ज्यादा कठिन होता है। ठीक है, और इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है। यानी कि आपको बता दें कि कुछ चीजों में अगर आपको संशोधन करना है, उसके लिए आपको आर्टिकल 368 के जरिए करना पड़ेगा। यानी पूर्ण बहुमत होनी चाहिए, विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये कठोर हो जाता है। और लचीला इसलिए, तो लचीला दोस्तों इसलिए क्योंकि दोस्तों अधिकांश प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। देखिए समझिएगा,
बात को समझिएगा। देखिए मान ले दोस्तों किसी राज्य को दोस्तों अलग करना है, मान ले दोस्तों उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया था, तो दोस्तों वो लचीला में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो साधारण बहुमत से दोस्तों हो जाता, ऐसे हो जाता दोस्तों, उसके लिए आपको आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं पड़ती। मान ले साथियों आपको क्या करना है कि दोस्तों मौलिक अधिकार में कोई चेंज करना है, ठीक है, या फिर दोस्तों प्रस्तावना में कोई चेंज करना, उसके लिए दोस्तों वो आपको कठोर कहलाए, क्योंकि दोस्तों उसके लिए संविधान संशोधन की अत्यंत जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा, उसके लिए विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा, आर्टिकल 368 को लाना होगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों क्योंकि दोस्तों संविधान में कुछ चीजें जिनको हम बदल सकते हैं बहुत आसानी से, और कुछ चीजों को हम कठोरता से बदल पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। इसीलिए हम भारतीय संविधान को क्या बोलते हैं? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। चलिए अगला दोस्तों संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों क्या इसकी तीसरी खास बात क्या है? इसकी दोस्तों प्रस्तावना। दोस्तों आपको पता होगा कि संविधान में, हमारे संविधान में एक प्रस्तावना है जो कि संविधान के भावों को दोस्तों बताती है। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान की प्रारंभ एक उत्कृष्ट प्रस्तावना से होता है, जिसमें जनता की भावनाएं क्या हैं, आकांक्षाएं क्या हैं, और मुख्य रूप से दोस्तों समाविष्टित की गई हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये संविधान की जो प्रस्तावना दोस्तों ये हमें बताता है कि हमें कैसे भारत का निर्माण करना है। तो दोस्तों भारत की संविधान की प्रस्तावना भी दोस्तों इसका एक प्रमुख दोस्तों कारण है, ठीक है। तो समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना दोस्तों हम क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा और दोस्तों संविधान की कुंजी, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम आर्टिकल 32 को कहते हैं। भैया जब आपसे पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा, तब आप आर्टिकल 32 बताएंगे। अगर आपसे पूछता है कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तब आप बताएंगे प्रस्तावना को, ठीक है। चलिए चौथा कारण क्या है दोस्तों? संप्रभुता संपन्न राज्य। देखिए भारत कैसा है? संप्रभुता संपन्न राज्य। संप्रभुता क्या होता है दोस्तों आपको बता दें, संप्रभुता ये होता साथियों समझिएगा, संप्रभुता संपन्न राज्य उसे कहते हैं जो अपनी आंतरिक व बाह्य नीतियों का निर्धारण स्वयं करती है। भारत एक संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में नहीं अपितु भारतीय जनता में निहित करती है। देखिए संप्रभुता मतलब ये होता है ना साथियों कि हम किसी की ना सुने, जो हमारे मन में आएगा हम वही करेंगे दोस्तों, ठीक है। आपको पता होगा कि जब हम दोस्तों रसिया से S-400 मिसाइलें खरीद रहे थे, क्या S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदे थे दोस्तों, अमेरिका ने हमसे कहा कि उससे मत खरीदिए, हम आपको दे देंगे साथियों, मगर हमने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि हम संप्रभु हैं, ठीक है। संप्रभुता है दोस्तों, हम किसी बाह्य विदेशी ताकतों के उनमें नहीं पड़ते साथियों, ठीक है। हमारा जो मन होता है दोस्तों वही करते। देखिए जैसे कि मैं इसका उदाहरण बताना चाहूं आपको, देखिए आपको बता, देखिए हमने आर्टिकल 370 हटा दिया दोस्तों, पाकिस्तान चिल्लाता रहा, पाकिस्तान और बाकी देश चिल्लाते रहे दोस्तों, ठीक है। हमने यहां तक कि दोस्तों यूएसए ने कहा, देखिए यूएसए ने क्या बोला कि आप रसिया से तेल ना खरीदे, दोस्तों हमने फिर भी तेल खरीदा, ठीक है। आपको पता है क्यों? क्योंकि हम संप्रभु देश हैं, ठीक है, संप्रभु राज है दोस्तों। संप्रभु का मतलब यही होता है कि हम, हमारी जो चीजें ना, हम अपनी नीतियां खुद बनाएंगे, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, ना ही आंतरिक ना ही बाह्य, ठीक है। चलिए जैसे इसका मैं उदाहरण समझाना चाहूंगा आपको। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप हैं, ठीक है, आप हैं घर पे और आप दोस्तों कोई भी चीज किससे पूछ करते हैं? पिताजी से, ठीक है। तो यानी आप अभी संप्रभु नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने फैसले स्वयं नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। आप अपने फैसले स्वयं नहीं ले पा रहे दोस्तों, यानी आप संप्रभु नहीं हैं। अब दोस्तों आपकी शादी हो जाएगी ना, आप अलग हो जाएंगे साथियों, तो अलग हो जाएंगे तब दोस्तों आप किसी से नहीं पूछेंगे। आपके पिताजी कहते हैं बेटा आप ये कर लो, आप पिता कह रहे हैं भैया आपसे क्या मतलब ना, तब दोस्तों आप संप्रभु हैं, ठीक है। हालांकि गलत बात है, मगर फिर भी आप संप्रभु हो जाएंगे दोस्तों, यानी जब आप अपनी नीतियां खुद बना ले। हो सकता है दोस्तों आप बीबी के चक्कर में संप्रभु ना हो पाए, वो अलग चीज है, मगर साथियों संप्रभु का मतलब यह होता है कि किसी का हस्तक्षेप ना होना। चलिए अगला देखते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या साथियों? भारत का लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। क्यों साथियों? देखिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ क्या होता है? देखिए भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्धारित प्रतिनिधि द्वारा ही चलाया जाता है, ठीक है। यानी जो भारत पे शासन करेगा ना, वो भारतीय जनता द्वारा ही चुना जाएगा। अब देखिए यहां पे गणराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए गणराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए गणराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? राज्य के सभी नागरिकों को अपनी योग्यता अनुसार सभी पदों पर पहुंचने का अधिकार है, ठीक है। एवं साथ ही भारतीय गणराज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, जो कि ब्रिटेन की तरह आनुवंशिक नहीं होगा। दोस्तों गणराज्य का मतलब ये होता है कि दोस्तों सभी नागरिकों को
ठीक है, उसकी योग्यता अनुसार दोस्तों सभी पदों पर पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी, देखिए मान ले दोस्तों कोई भी व्यक्ति है, ये मेरी वीडियो देख रहा है, वो भी दोस्तों आगे चल के राष्ट्रपति बनने की इच्छुक हो सकता है, इच्छा रख सकता है दोस्तों, बन भी सकता है। ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं है। ठीक है, यानी कि वही व्यक्ति दोस्तों भारतीय गणराज्य का अध्यक्ष होगा, यानी राष्ट्रपति होगा, जो निर्वाचित व्यक्ति होगा, जो जनता द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्रिटेन की तरह दोस्तों आनुवांशिक हो कि राजा का बेटा राजा बनेगा ना, तो इसे गणराज्य बोलते हैं। जहां पर दोस्तों कोई भी नागरिक देश के किसी भी पद पे बैठ सकता है, बस उसके योग्य अनुसार होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए संसदीय सरकार है। संसदीय सरकार दोस्तों आपको पता है कि अध्यक्षीय सरकार और संसदीय सरकार दोस्तों, आपको दो चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, अध्यक्षीय सरकार और दोस्तों संसदीय सरकार दोस्तों आपको पता होगा कि देखिए संसदीय सरकार हमने कहां से लिया है, तो ये दोस्तों हमने ब्रिटेन से लिया। देखिएगा भारत में संसदीय प्रणाली के शासन का प्रावधान है जो कि वेस्टमिंस्टर मॉडल यानी इंग्लैंड पे आधारित। दोस्तों ये यूपीएससी में पूछा गया। संसदीय शासन का होता है, आपने देखा होगा संसद का, है ना, और दोस्तों एक होता है अध्यक्षीय शासन। ठीक है, वो हम अलग चीजें बात करेंगे। तो अपने यहाँ क्या संसदीय शासन है, और आपको बता दें कि इसमें वास्तविक दोस्तों कार्यपालिका की शक्ति दोस्तों जनता द्वारा प्रतिनिधि निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे मंत्रिमंडल में निहित होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आपको पता है मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है दोस्तों वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और आपको एक चीज याद रखना है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से दोस्तों संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो याद रख लेंगे हमारे यहाँ कैसी संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, अध्यक्षीय में क्या होता है दोस्तों, वहां पे राष्ट्रपति दोस्तों मेन कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, जैसे आप जाएंगे ना, जैसे कि अमेरिका में क्या है दोस्तों अध्यक्षीय शासन है, वहां पे देखिए आप राष्ट्रपति को जानेंगे, प्रधानमंत्री को नहीं। ठीक है, भारत में दोस्तों क्या है, प्रधानमंत्री मेन पावर होता है। हालांकि दोस्तों कहने के लिए राष्ट्रपति होता है, मगर दोस्तों शक्तियां ज्यादा किसके पास होती हैं, प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, चलिए मूल अधिकार दोस्तों हमारे संविधान में क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार दोस्तों आपको बता दें कि मूल अधिकार जनता को प्रभावित करते हैं ना, जनता को दोस्तों दिए जाने वाले अधिकार होते हैं, उनको हम मूल अधिकार कहते हैं। देखिएगा याद रखिएगा, इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब इनके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए संविधान के भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों के लिए मूल अधिकार को शामिल किया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए मूल संविधान में इनकी दोस्तों संख्या कितनी थी, मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 7 थी। परंतु दोस्तों अब कितनी है, 6 ही बची। क्यों, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा हमने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया है। ठीक है, और याद रखेंगे कि मूल अधिकार दोस्तों अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, यानी अमेरिका से लिए गए हैं, यानी यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए 9वां दोस्तों क्या है, मौलिक कर्तव्य। देखिए कुछ दोस्तों आपको बता दें कि लोगों को कुछ कर्तव्य होने चाहिए। ठीक है, तो कर्तव्य कौन होने चाहिए, तो ये दोस्तों हमारे मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा था दोस्तों, 51A में। किस में जोड़ा, एक आर्टिकल 51A यानी भाग 4A में जोड़ा था। आपको पता है कि उस समय जब हमने जोड़ा था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, उस समय कुल दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य थे। फिर दोस्तों एक हमने जोड़ा है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां। तो वर्तमान में दोस्तों कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आप बताएंगे 11। ठीक है, मूल संविधान में देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 0, कोई भी नहीं था मूल संविधान में। जब जोड़े गए दोस्तों तब कितने थे, 10 थे। और एक कब जोड़ा गया दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी वर्तमान में दोस्तों टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए हमारे संविधान दोस्तों नीति निदेशक तत्व को एक दर्जा दिया गया दोस्तों। याद रखेंगे संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा दोस्तों। राज्य देखिए ये दोस्तों बाध्य नहीं होते। ठीक है, ये राज्य के मंशानुसार चलते दोस्तों। अगर राज्य चाहेगा तो इनको लागू करेगा, नहीं चाहेगा दोस्तों तो नहीं लागू करेगा। ये दोस्तों बाध्य योग्य नहीं होते। अनुच्छेद दोस्तों 36 से 51 तक होते हैं। और दोस्तों इनका उद्देश्य क्या होता है, लोक देखिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना दोस्तों। और ये आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है, यानी आयरलैंड के संविधान से दोस्तों ये लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे राज्य के नीति से तत्व दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन इससे बने। देखिए ये आपका पूछा गया कि नीति से तत्व दोस्तों किस आर्टिकल में है, 36 से 51। ठीक है, देखिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन करते हैं, मौलिक कर्तव्य, नीति से तत्व या मूल कर्तव्य दोस्तों, ये ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और आयरलैंड से दोस्तों ये प्रभावित है, आयरलैंड के संविधान से दोस्तों ये लिए गए हैं राज्य के नीति निश्चित तत्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए
आपको बता दें कि हमारी न्यायपालिका दोस्तों एकीकृत है, ठीक है, और स्वतंत्र है। मतलब ये दोस्तों किसी के अंडर में नहीं, किसी के मतलब कि दबाव में काम नहीं करते, ठीक है। देखिए भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। आप देखिएगा, आपको पता होगा कि 124 दोस्तों हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट। 124 में क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट है, और 214 में दोस्तों हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। आर्टिकल 214 ना, अनुच्छेद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए देखिए, भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय होता है। फिर दोस्तों राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं दोस्तों, जिनकी संख्या 25 है, और फिर उसके नीचे दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जिला में आपको बता दें कि सबसे ऊपर दोस्तों ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे समझिएगा, अगर ऐसे बना रहे हैं तो सबसे ऊपर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट है, फिर दोस्तों 25 क्या होंगे, हाई कोर्ट होंगे, और फिर दोस्तों उसके नीचे दोस्तों जिला न्यायालय यानी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ठीक है। हर कह सकते हैं कई, एक राज्य में कई सारे जिला न्यायालय हो सकते हैं, लगभग हर जिले में दोस्तों एक जिला न्यायालय होता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों वेतन भत्ते, है ना, पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, जिससे दोस्तों सरकार उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकती। दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों जो आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, इस पर दोस्तों एकदम स्पष्ट तरीके से सब कुछ बताया गया कि कैसे इनकी नियुक्ति होगी, कैसे इनका वेतन बढ़ेगा, कैसे इनका भत्ता बढ़ेगा, कैसे हमें जजों की संख्या को बढ़ाना है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों इस समय वर्तमान में कितने सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, 33 + 1, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये चीजें दोस्तों स्वतंत्र है। हमारी न्यायपालिका क्या है दोस्तों, स्वतंत्र है, सरकार के दबाव में काम नहीं करती, ठीक है। चलिए दोस्तों एकल नागरिकता, आपको पता है दोस्तों हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। देखिए हमारे यहाँ सीधा दोस्तों देश की नागरिकता है, देश की। देखिए हम लोग केवल भारतीय नागरिकता ग्रहण करते हैं, ठीक है। मगर आप दोस्तों यूएसए में देखेंगे ना, तो पहले वहां पे दोस्तों एक राज्य की नागरिकता होती है, उसके बाद दोस्तों देश की होती है। पहले वो दोस्तों वाशिंगटनी नागरिकता होगी, फिर उसके बाद दोस्तों वो कैसा होगा कि अमेरिकी नागरिक होगा ना, तो वहां पे दोहरी नागरिकता होती है। मगर दोस्तों हमने नागरिकता संबंधी प्रावधान कहां से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया दोस्तों, कि हमारे यहाँ कौन सी नागरिकता होगी, एकल नागरिकता। जैसे आपको पता होगा दोस्तों, मैं उदाहरण बताता हूं आपको कि कुछ दिन पहले दोस्तों धारा 370 हटने से पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर में दोस्तों दोहरी नागरिकता थी। क्या कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी? पहले दोस्तों कहीं भी जाते थे तो कहते थे कश्मीरी नागरिक है, क्या बोलते थे कि वो कश्मीरी नागरिक है ना, तो पहली नागरिकता उसकी कश्मीरी हो जाती थी। फिर दूसरी दोस्तों उसके बाद बोलते थे कि भारतीय नागरिक। तो यहां दोस्तों दो नागरिकता, मतलब एक राज्य की नागरिकता थी और एक देश की नागरिकता, ठीक है। तो इसे समाप्त कर दिया गया दोस्तों। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि अभी केवल और केवल हमारे पास एक ही नागरिकता होती है, वो भी केवल भारतीय, ठीक है। चलिए 13वां क्या है दोस्तों, वयस्क मताधिकार। क्या साथियों, वयस्क मताधिकार, यानी अगर आप वयस्क दोस्तों तो मत का अधिकार, मतलब मत देने का आपको अधिकार है। याद रखिएगा कि संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिक को दोस्तों मत देने का अधिकार प्रदान करता है। आपको बता दें कि जब दोस्तों संविधान लागू हुआ था ना, देखिए संविधान लागू होने के समय दोस्तों मतदान का अधिकार केवल उन्हें प्राप्त होता था दोस्तों जो 21 साल की आयु पूरी कर चुके हो। आपको पता होगा कि पहले दोस्तों केवल 21 साल अगर आप पूरा कर चुके होते हैं, उसके बाद ही आपको वोट डालने का अधिकार मिलता था। मगर साथियों आपको पता है अब 18 साल में आप दे सकते, क्यों? क्योंकि दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989 किया गया दोस्तों, जिसके द्वारा जो 21 साल में वोट देने का एज था दोस्तों उसको घटा करके 18 साल कर दिया गया ना। ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया। तो किस संशोधन द्वारा पूछा गया, क्या पूछेंगे कि किस संशोधन द्वारा 21 साल से घटाकर दोस्तों 18 साल वोट देने के अधिकार को कर दिया गया था। दोस्तों कब किया गया था? 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा, ठीक है। चलिए तो वयस्क मताधिकार है। उसके अलावा साथियों में बात करता हूं पंथ निरपेक्ष राज्य। देखिए पंथ निरपेक्ष क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि देश का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष देश है। इसलिए भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पे मान्यता नहीं देगा। जैसे दोस्तों आप देखते हैं पाकिस्तान क्या मुस्लिम कंट्री ना, कहते हैं मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री दोस्तों, ठीक है। मगर दोस्तों भारत को आप हिंदू कंट्री, मुस्लिम कंट्री, सिख कंट्री, ईसाई कंट्री नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या है पंथ निरपेक्ष दोस्तों। यहाँ पे सभी धर्म क्या है, समान है, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब आप समझ गए होंगे, धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष वही होता है कि किस राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा मेरे साथियों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं समाजवादी राज्य। समाजवादी दोस्तों, समाजवादी क्या होता है समझिएगा। पहली चीज समाजवादी शब्द देखिए आपको बता दें कि प्रस्तावना में दोस्तों जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया समाजवादी शब्द दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। यूपीएसआई में पूछा गया। अब देखिए समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों कि विभिन्न वर्गों में असमानता समाप्त करना, ठीक है। यानी कि जैसे दोस्तों आप देखते हैं ना कि कहीं भारत में दोस्तों कुछ बहुत अमीर होंगे, कुछ बहुत गरीब होंगे, तो दोस्तों क्या किया जाता है, समाजवादी का मतलब होता है कि दोस्तों जो गरीब है ना उनको दोस्तों थोड़ा अमीर बनाया जाए, मतलब
उनको उठाया जाए, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक शोषण को समाप्त करना दोस्तों, यही होता है समाजवादी राज्य, ठीक है, जहां पर हम गरीबों को दोस्तों अमीर के बराबर लाकर खड़े होने की प्रेरणा देते हैं, ठीक है, उनको खड़ी करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, वही क्या होता है, समाजवाद होता है, ठीक। तो ये भी लक्षण है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा दोस्तों, ये भी बताएगा हमारे संविधान में। आपको पता होगा जब आप संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों अल्पसंख्यकों के बारे में कहा गया कि दोस्तों जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति आदि को दोस्तों संजोग के रख सकते हैं, अपने दोस्तों शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं, उनको सभी प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। किनको साथियों, तो अल्पसंख्यकों को, ठीक है। तो याद रख लेंगे अल्पसंख्यकों के हितों संबंधित किसमें है, तो आर्टिकल 29 और 30 में दोस्तों अल्पसंख्यक के हितों के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों विधि का शासन। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि विधि का शासन दोस्तों कहां से लिया गया है, तो बताएंगे ब्रिटेन से, ठीक है। चलिए तो देखिए भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है। इसके अंतर्गत विधि के समक्ष सभी नागरिक यहाँ समान है। मतलब इसका मतलब जानते क्या होता है दोस्तों, कि कानून के सामने सब बराबर, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, भिखारी, दोस्तों सभी के सभी बराबर है कानून के सामने दोस्तों, ठीक है। मगर उससे इसका कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति होगा दोस्तों, राज्यपाल होगा दोस्तों, उसको गिरफ्तार नहीं किया, पद पे रहते हुए उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, और आम नागरिक को दोस्तों गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें अपवाद स्वरूप होती है साथियों, ठीक है। मगर दोस्तों यही कहा जाता है कि इस विधि के समान, यानी कि विधि के समक्ष सब क्या है, सभी नागरिक क्या है, समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्या है कि 18 नंबर क्या कहता है कि अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेश है। दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है लगभग दोस्तों 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके दोस्तों इसको बनाया गया, यानी बहुत से देशों के संविधानों का अवलोकन कर उन संविधानों में से कुछ अच्छी चीजों को दोस्तों भारतीय संविधान में शामिल किया गया। यानी भारतीय संविधान दोस्तों आप अभी हम बताऊंगा कि कौन से स्रोत कहां से लिए गए हैं, तब आप समझ पाएंगे दोस्तों कि बहुत से देशों से भारतीय संविधान में बहुत कुछ लिया गया, ठीक है। जो भारतीयों को अच्छा लगा वो वहां से लेकर के हम आ गए। ऐसे नहीं दोस्तों 64 लाख रुपए हमारे संविधान के बनने में खर्च हो गए हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ दोस्तों करना पड़ा, ठीक है। चलिए तो यानी अनेक देशों के संवैधानिक तत्वों का समावेशन, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों त्रिस्तरीय शासन यानी विकेंद्रीकरण व्यवस्था। दोस्तों आपको पता है कि पंचायती व्यवस्था हो, दोस्तों पंचायती व्यवस्था हमने पढ़ाया है, ठीक, अभी आगे पढ़ाएंगे भी, है ना। तो दोस्तों त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, है ना, मतलब कि पहला ग्राम लेवल पे भी होगा, ग्राम पे, फिर दोस्तों ब्लॉक पे होगा, फिर जिला पे, ना, त्रिस्तरीय है, ठीक है। त्रिस्तरीय व्यवस्था है। आपको बता दें विकेंद्रीकरण व्यवस्था ना छितरा देना। देखिए केंद्रीकरण होता है एक ही सेंट्रल में ले आना, और विकेंद्रीकरण दोस्तों उसको छितरा देना, ठीक है। तो याद रखेंगे शासन संचालन में सुगमता व पारदर्शिता हो। दोस्तों 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके माध्यम से दोस्तों स्थानीय स्वशासन का उपबंध भी किया गया ना। और यहाँ पे त्रिस्तरीय शासन प्रणाली लाई गई, किसके सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। किसके दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर दोस्तों ये सब किया गया, ठीक है। चलिए अगला है शक्तियों का बंटवारा। दोस्तों आपको बता दें कि अनुसूची 7 में दोस्तों केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया। देखिए जैसे गांव घर में होता नहीं कि मान लिया दोस्तों मम्मी कहीं चली गई, उन्होंने बोला कि खाना बना लेना, झाड़ू लगा लेना दोस्तों, तो आप आपस में लड़ते रहते बच्चे ना। अगर सबको अलग अलग काम दे जाए ना तो सभी अपना अपना काम करके दोस्तों फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो वही उसीलिए दोस्तों की लड़ाई ना हो, इसलिए दोस्तों केंद्र के लिए अलग सूची दी गई, केंद्र के लिए संघ सूची, मतलब संघ सूची दोस्तों केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची दोस्तों राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची रखी गई जिसमें दोनों लोग कानून बनाएंगे, ठीक है, दोनों लोग कानून बनाएंगे। मगर दोस्तों कभी अगर झगड़ा होता है तो केंद्र की चीजें ही मानी जाएंगी दोस्तों। केंद्र क्योंकि केंद्र उसका बड़ा भाई है ना, समझिएगा। तो दोस्तों ये 3 शक्तियों का बंटवारा भी दोस्तों हमारे यहां बताया गया है कि संघ अलग कानून बनाएगी, राज्य अलग कानून बनाएगी, और दोनों लोग मिलकर भी कानून बना सकते हैं उन चीजों पर समवर्ती सूची पर, ठीक है। चलिए अगला है केंद्रोन्मुख। क्या दोस्तों, केंद्रोन्मुख दोस्तों संविधान, ठीक है। केंद्रोन्मुख क्या होता है दोस्तों, देखिए हमारा संविधान ये कैसा दोस्तों, ये संघात्मक होते हुए भी दोस्तों केंद्रीकरण की प्रबल प्रवृत्ति है। आपको पता है केंद्र की तरफ दोस्तों इसका मुख झुका हुआ है, राज्य सरकार को दोस्तों शक्तियां कम प्रदान है, क्योंकि आपको पता है कि आपातकाल जब लगता है ना, आपातकालीन परिस्थितियों में दोस्तों संविधान पूर्णतः दोस्तों एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। यानी कि जब दोस्तों आपातकाल लगता है ना, तब दोस्तों पूरी की पूरी शक्ति किसके पास जाती है, केंद्र के पास। तब दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सब पे दोस्तों किसका नियंत्रण हो जाता है,
केंद्र सरकार का, और यहां तक कि दोस्तों राज्य सरकार एकदम जीरो शक्ति उसकी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज समझेंगे दोस्तों, बहुत सी हमारे संविधान की क्या विशेषताएं थी। तो साथियों हमने संविधान की विशेषताएं देख ली। देखिए ऐसे यहां से क्वेश्चन पूछा थे। देखिए पहला क्वेश्चन का इसका जवाब आप लोग देंगे हमारे। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं। देखिए अभी आपके यूपी SSSC सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 के पेपर में पूछा गया कौन सा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। पहला है त्रिस्तरीय सरकार, दूसरा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तीसरा है दोस्तों राज्य नीति निदेशक सिद्धांत, और चौथा है सबसे छोटा लिखित संविधान। दोस्तों कौन सा इसमें से नहीं है दोस्तों? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर, यहाँ पे साथियों पर जाते हैं तो आपको मिल जाएगा संपूर्ण भारतीय संविधान। ठीक है, यहाँ पे संविधान पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेरे साथियों यहाँ पे हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ाई दोस्तों, एक बार जाकर जरूर देखिए। ठीक है, एक बार आप जाकर देखिए तो सही, है ना, कि आपको हिंदी में दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा साथियों, इतना आप गारंटी साथ दोस्तों हमसे पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।